हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ द केमिस्ट्री। और आप सबको पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर सीडीएस एनडीए सीएपीएफ 2023। ठीक है, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी हम पूरी कवर करेंगे 9th एंड 10th की। और इससे आपका फॉर श्योर साइंस के जितने 30 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हैं अगर आप पूरी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पढ़ें। और इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप यूट्यूब में जा सकते हैं मेरे चैनल में और वहाँ देख सकते हैं पहले 3 वीडियोज़, और ये चौथी वीडियो होगी। तो नाउ विल स्टार्ट। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है दैट इज़ द चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लाइन वाइज लाइन जाएंगे, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इन मैटर्स। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल यू और नो क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यू से न्यूट्रॉन, न्यू से न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपको मैं बताता हूँ क्या, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया। तो इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ठीक है, बस इसको इतना पढ़ना है किसने इलेक्ट्रॉन करा था। तो ऐसा डायरेक्ट पीओई की हो जाता है कि हु आइडेंटिफाइड या फिर हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो था जे थॉमसन। ठीक है, फिर आता है कि प्रोटॉन किसने कराया। तो प्रोटॉन कराया हमारे ई गोल्डस्टीन भाई साहब ने। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम केनाल रेज। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी कह सकता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन्स निकले थे, तो केनाल रे एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन निकले थे। ठीक है, अब मैंने कैसे याद किया था कि किसने क्या डिस्कवर किया। तो ठीक है, तो ई गोल्डस्टीन में ई आ रहा है और ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये प्रोटॉन डिस्कवर कर देगा। ठीक है, तो ई आ रहा है लेकिन हम इसको प्रोटॉन डिस्कवरी देंगे। और जे थॉमसन भाई साहब जी ने निकाला है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस ये इतना याद करना है आपको। ठीक है, ये हो गया ई क्वेश्चन डिस्कवर किनाल रही आ सकता है, ये हो गया। ठीक है, ये हमें पता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ना अब हम आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, इससे पहले वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है तो डाल्टन भाई साहब ने कुछ पॉइंट दिए थे, 5 पॉइंट थे, इफ आई रिमेंबर एंड इफ यू ऑल रिमेंबर, 5 पॉइंट दिए थे। लेकिन फिर बाद में वो ना थोड़ा गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। डाल्टन भाई साहब ने क्या कहा था कि डाल्टन भाई साहब ने कहा था कि जो एटम है ना वो इनडिविजिबल है। ठीक है, इनडिविजिबल है मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन बाद में ये हुआ कि एटम्स डिवाइड हो सकते हैं और एटम से भी छोटा है। डाल्टन भाई साहब ने क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा है, लेकिन एटम से भी छोटा है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पढ़ा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये ठीक है, वाज इंडस्ट्रियल बट डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। अब आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने क्या निकाला है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, क्रिसमस पुडिंग क्यों इन्होंने एज अ पुडिंग से निकाला, और वाटरमेलन वाला भी वो करते हैं। ठीक है, सीड इन वाटरमेलन क्यों, कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका है वाटरमेलन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, रेड कलर है, सॉरी हाँ, ये आपका वाटरमेलन है। ठीक है, और इसके अंदर जो रेड कलर होता है। ठीक है, और जो सीड्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, है ना, ब्लैक 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 सीड 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 सीड। ठीक है, तो जो सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड कलर है वो क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये जे थॉमसन भाई साहब ने बताया था। ठीक है, तो थॉमसन भाई साहब ने क्या करा था, थॉमसन प्रपोज्ड एन एटम, सॉरी इसको रेड कर देता हूँ, हाँ, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, तो जो तरबूज होता है अंदर वाला पूरा लाल वाला होता है वो प्रोटॉन होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड है। ठीक है, दूसरा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। सो एटम उन्होंने क्या कहा था, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, तो दोनों, और दोनों के चार्ज भी इक्वल होते थे। तो ठीक है, तो दोनों क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे, दोनों कट करके। ठीक है, ये बनाया था मैंने जे थॉमसन भाई साहब ने। तो इसमें से आपको बस ये और ये पढ़ना है बस। ठीक है, अब आता है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें से, सीडीएस हो चाहे एनडीए हो चाहे सीएपीएफ हो। ठीक है, रुदरफोर्ड भाई साहब ने क्या करा था, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग प्रैक्टिकल करा था। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा था, और उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ करी थी। सबसे पहले तो उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाई डिड ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा थिन लेयर चाहिए थी, और जो गोल्ड फॉइल थी वो वाज अबाउट 1000 एटम्स। ठीक है, दूसरा अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, तो अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज हीलियम आयन से। ठीक है,
और बस इतना, ठीक है। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि जैसे जो ये उन्होंने ये लिया, सॉरी यहाँ बहुत बड़ा बन गया। हाँ, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने सोचा ये, ठीक है, एक एटम है। अब उन्होंने यहाँ से क्या निकाली, रेज निकाली, ठीक है। तो उनके हिसाब से रेज कैसे जानती, सीधा सीधा पास होती थी, लेकिन रेज कैसे गई, हल्की सी डिफ्लेक्ट हो गई कहीं कहीं से, कहीं कहीं से तो सीधे निकली, और एक तो ऐसे रिबाउंड होगी पूरी, ठीक है, जैसे से डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब उन्होंने इससे कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करी, जैसे जब ये पैटर्न हुआ था, ठीक है। तो क्या क्या निकला था, एक तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू, ठीक है। ये जैसा अल्फा पार्टिकल था इससे सीधी निकल गई, ठीक है, ये था। दूसरी थी कि सम ऑफ द स्ट्रेट पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, जैसे ये था ऐसे करके डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल चली गई, ठीक है। ये आगे बताऊंगा क्यों डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। और तीसरा क्या था कि आउट ऑफ एवरी वन इन एवरी 1000, ठीक है, वो ऐसे पूरी की पूरी रिबाउंड हो जाती थी, मतलब टच होते ही क्या हो रही थी, रिबाउंड वापस आते, ठीक है। ये 3 आते हैं पॉइंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो रुदरफोर्ड मतलब रुदरफोर्ड भाई साहब ने ये भी बताया, ठीक है। उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी क्यों है, क्योंकि जो ये था ना ऐसे करके रेस पास होती थी, ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधा से निकल जा रही थी, कुछ कुछ रेस थी जो ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसलिए ये क्या थी, एटम स्पेस एम्प्टी था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। दूसरा था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, ठीक है, हल्के हल्के, मैंने बताया ना कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो वो क्यों होते हैं, इंडिकेटिंग जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम है ना वो बहुत ज़्यादा लिटिल है, ठीक है। तो जो भी डिफ्लेक्ट करता कौन करता, पॉजिटिव चार्ज करता। और तीसरा कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो पूरा 180 डिग्री से रिबाउंड हो गए थे, तो वो रिबाउंड क्यों करते, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द गोल्ड एटम था वो एक बहुत ज़्यादा स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट हो गया था बीच में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये याद रखना, ठीक है। और फाइनली उनके एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने वो निकाला, सबसे पहले कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है इन एन एटम, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। दूसरा था द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तीसरा था साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और ये कितना होता है 10⁵ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें आपको बस इतनी ही चीज़ याद करनी है, ठीक है। अब इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या निकला था, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वैसे करके घूम रहे हैं प्रोटॉन के अगेंस्ट। अब कोई भी चीज़ जब घूमती है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस, जो कोई भी चीज़ ऐसे घूमती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, ठीक है, एनर्जी निकालती है। और अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उन पर एनर्जी रहेगी नहीं और उनको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते हैं, तो ये वो बताना भूल, मतलब नहीं बता पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका एक ड्रॉबैक था। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट CDS एनडीए में कि रदरफोर्ड ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी एक्सपेरिमेंट से, तो उन्होंने करी थी न्यूक्लियस की, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बस इतना। अब ठीक है, अब क्या हुआ, रदरफोर्ड जी तो वो बता नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन जो रेडिएट कर रहा है एनर्जी और नीचे गिर रहा है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। फिर आए बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, बोर्स भाई साहब आए और बोर्स भाई साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना तो वो अराउंड सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट के ही करते हैं, और उन ऑर्बिट को हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। डिस्क्रीट होता है मतलब छुपा हुआ, डिस्क्रीट होते हैं छुपा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रुदरफोर्ड ने तो कहा था बस इलेक्ट्रॉन वो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होते हैं ना वो अराउंड सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स के अराउंड ही करते हैं, और उन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट के अराउंड घूम रहे होते हैं ना तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ठीक है। इसके लिए ये इन्होंने बताया था, उनका पूरा नाम था क्या था, नील्स बोर। आपने इसमें फर्स्ट और सेकंड करनी है, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके ना 4 शेल होती हैं, एक के शेल, एल शेल, एम एन, ठीक है, सबसे अंदर वाली के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है। अब आपने वो पढ़ा होगा ना कि हम ऐसे करके कैसे पढ़ते हैं 1 2, फिर इनके बाहर 3 4 5, ऐसे करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सोडियम का 21 है तो हम 21 गोले बनाएंगे ऐसे करके, तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया बोर्स भाई साहब ने, वो था 2n का होल स्क्वायर। तो n होगा इनकी पोजीशन के, एल, एम और एन की, ठीक है। तो के की है 1, एल की है 2, ठीक है, के की 1, एल की 2, एम की 3 और एन की 4। मतलब कि जैसा आपको पहले अंदर वाले में भरना है, के में भरना है, तो के में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 2, और के की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो यानी 2। तो के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा भी नहीं आ सकते, ठीक है। फिर अब एल में आ जाएंगे हम, ठीक है। एल में एल की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 2 4 2 8, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं एल में, ठीक है। एंड सो नहीं हमें भरना है बस, ठीक है, ऐसा आ गए थे। अब ये आता है न्यूट्रॉन्स, क्या आता है, तो न्यूट्रॉन्स का बस ये कर लो, न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके पास कोई चार्ज नहीं है और उसका मास है इक्वल टू द ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, और उसको इवेंचुअली नेम क्या कहा था, न्यूट्रॉन किया था, बस, ठीक है। इसमें तो इतना ही होता है, ये मैंने आपको बता दिया, के एल एम एन, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये वाला, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया ना KLMN, ये वही है, ठीक है। देखो इजीली, और ये बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब आता है कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी कुछ नहीं होता, बस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो सबसे आउटर मोस्ट में होंगे, ठीक है। मान लो कोई ऐसा एटम है जिसके बस के और एल में ही शेल और एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट, उसमें से उसकी वैलेंसी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। बस इतना होता है। और आपको पता ही होगा जो वो होती है, क्या बोलते हैं कि आई एम सॉरी वेट अ मिनट, तो आपको पता होगा जो नोबल गैसेज होते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि ना इसका एक रीज़न है, उनका जो आउटर मोस्ट ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट में 8 पूरे होते हैं। अब किसी भी एलिमेंट का अगर 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 होंगे, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है अब रिएक्ट करने की, तो इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और उनको हम इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये भी PIQ है, और इस इंग्लिश में भी आता है कि इनर्ट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम ऑफ इनर्ट, ठीक है। तो इसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। अब ये वैलेंसीज हैं, कुछ आप याद कर लेना, इसमें सबसे मेन है वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। ये आप देख सकते हैं PYQ है, ठीक है, कि किसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो इसकी होती है 3 और 5, ठीक है। और इसके एक बार तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि वेरिएबल वैलेंसी किसकी होती है, और दूसरा आता है कि फॉस्फोरस की वैकेंसी की वैलेंसी कितनी होती है, 3 और 4, ऐसे ऑप्शन थे, 3 5 4 5 ऐसे करके, तो इसका आंसर था 3 और 4, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होता है। ये हो गया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ दिया, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है अटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी एटम को, किसी को भी इंडिकेट कर सकते हैं X A Z, वेयर X कैन बी एनी एलिमेंट, या लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब Z क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और A होता है मास नंबर। अब आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि हम Z को मतलब कैसे याद करेंगे कि Z को क्या कहते हैं। तो देखो A से क्या होता है, एटॉमिक नंबर A से स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको A से नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे Z से, ठीक है। तो Z से होगा एटॉमिक नंबर, और A से होगा मास नंबर, ठीक है। बस इतना तो आपको वो आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब है कि क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमने कहाँ लिया था, Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय Z, ठीक है, ये याद रखना, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। और ऐसा बहुत बार आ रखा होता है कि क्या बोलते हैं कि हाउ डू वी, मतलब क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो Z लिखा आ जाएगा, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता Z क्या है, तो Z हमेशा याद रखना, ये होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, नहीं सॉरी, तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना। फिर आता है मास नंबर क्या होता है, ठीक है। मास नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, A से, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। बस ये याद रखना, और कुछ नहीं रखना आपको। अब आते हैं सीधा, ये देखिए मैंने बताया था ना आपको AZX, बस ये होता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं आइसोटोप्स में, ठीक है। आइसोटोप्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक सेम होते हैं, और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है आइसोटोप। इसमें मेन क्वेश्चन जो हर बार ही बनता है, ठीक है, मेन क्वेश्चन इसमें बनता है सबसे पहले हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 होते हैं, 1H1, ठीक है, और दूसरा होता है 2H1, तीसरा होता है 3H1, ठीक है। इनके नाम, इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूट्रियम के लिए 2 है, और इसका नाम ट्रीटियम के लिए 3 है, ठीक है। और इसमें से रेडियो एक्टिव सिर्फ एक होता है, वो होता है ट्रीटियम, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आया था, सबसे पहले था नेम द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 1H1, 2H1, 3H1, ठीक है, ये याद करना है। एटॉमिक नंबर ये हो गया, ठीक है। और इसमें से सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव होता है, वो होता है 3H1, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है क्लोरीन का, ये याद रख लेना, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। ये क्लोरीन का अटोमिक मतलब होता है, ठीक है, अटोमिक नंबर, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन आती है, डायरेक्ट पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम किस में काम आता है, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट किस में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन किससे काम आता है, इससे क्वाइटर का हम सही करते हैं, क्वाइटर होता है घेंगा रोग हो जाता है ना, गले में बड़ा सा हो जाता है जब आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर किससे करते हैं, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, ठीक है, ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि इनके नाम हाइड्रोजन के एटम के नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। और ये याद रखना है कि जो ट्रीटियम है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, ये हो गया। अब होता है आइसोबार। आइसोबार में मास नंबर सेम होते हैं, ठीक है, मास नंबर, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है कि आइसोटोप क्या, आइसोबार क्या है, आइसोबार में ए आ रहा है तो मास नंबर सेम होंगे, ठीक है। आइसोटोप में मास नंबर ए नहीं आ रहा तो मास नंबर सेम नहीं होंगे, ठीक है।
इसके याद कर लेना आपने, आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, ठीक है, टोटल नंबर में, ठीक है, बस सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार, ठीक है, बस। और ये चैप्टर आपका फिनिश होता है इसी के साथ, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।